ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ओमकार मौर्य अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कक्षा 12वीं इतिहास का जो यूपी बोर्ड जो हमारे हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए हम निःशुल्क डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास चला रहे हैं, जिसमें हम मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है का जो फर्स्ट चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए से, इस चैप्टर को हम जो है पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट करा दिया। और कल के वीडियो लेक्चर में हमने यह यात्रियों के नज़रिए से इस चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ों को पढ़ा। जैसे हमने ये जाना कि ये चैप्टर का नाम यात्री के नज़रिए से क्यों है, या इस चैप्टर को यानी जो हमारा 1000 से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो समय है, इसका इतिहास हम यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से या यात्रियों के नज़रिए से क्यों पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हमने एक संक्षिप्त परिचय लिया था। हमने इसके बारे में संक्षिप्त हमने पढ़ा था। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने ये बताया ये चैप्टर, ये जो कालखंड है आपका 700 साल का, यह यात्रियों के दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताया था। और इसके साथ साथ हमने कुछ यात्रियों के नामों का हमने उल्लेख किया था, जैसे अल बिरिनू हो गए, इब्न बतूता हो गए, फिर उसके बाद फ्रांस के हमारे ये जो हो गए फ्रांसिया बनियर हो गए, फिर जेसुइट राबटे नेबुलिस हो गए। ऐसे बहुत सारे हमने क्या यात्रियों के बारे में पढ़ा। हमने बहुत सारे यात्रियों के नाम के बारे में मैंने आपको बताया था, और अल बरौनी के बारे में कुछ चीज़ों के टॉपिकों के बारे में, उनके बारे में भी अल बिरूनी के बारे में हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा था। और अल बिरूनी के बारे में कुछ चीज़ें छूट गई थी जो आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम जो है इब्न बतूता और ये जो आपका यात्रियों के नज़रिए से जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में अन्य चीज़ों को, अन्य टॉपिकों को हम पढ़ने का और देखने का एक प्रयास करेंगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को एक आवश्यक सूचना दे दूं। ओमकार मौर्य क्लासेस पर डेली शाम 7 बजे कक्षा 12वीं के लिए लाइव क्लास चलाई जाती हैं। चाहे आप इतिहास पढ़ते हो, चाहे भूगोल पढ़ते हो, या समाजशास्त्र पढ़ते हो, नागरिक शास्त्र पढ़ते हो, अर्थशास्त्र पढ़ते हो, इन सभी 5 विषयों का समग्र और निःशुल्क अध्ययन कराया जाता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और चलिए इस क्रम को हम इस चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर है, जो पार्ट 2 है, इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने अल बिरूनी के बारे में पढ़ा कि अल बिरूनी जो है उज्बेकिस्तान का एक व्यक्ति था, जिसको यात्रा करने की बहुत ही बचपन से शौक था और यात्रा करा। उसने बहुत सारे देशों के, बहुत सारे क्षेत्रों की यात्रा करा। और उसके बारे में 2 पॉइंट और याद रख लिए कि मोहम्मद गौरी के बारे में आपने सुना था। आपने इतिहास में मोहम्मद गौरी के बारे में एक शासन था, जिसका शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन क्षेत्रों में, या गंधार का जो इलाका है, इराक का इलाका, इनके क्षेत्र में उसका शासन था। किसका? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी ने वर्ष 1017 में उसने क्या ख्वारिज पर आक्रमण किया। ख्वारिज पर आक्रमण किया और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विद्वानों को, बहुत सारे संगीतकारों को, नृत्यकारों को क्या मोहम्मद गौरी जो है बंदी बनाकर गजनी ले आया। गजनी का स्वर्ग क्या, उसको गजनी ले आया। उन्हीं में से अल बरौनी भी एक और था। अल बरौनी जब ये गजनी आया तो उसने देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि जब यहाँ पाबंदी बना के भले ही लाएगा था, लेकिन इसको क्या ये शहर बहुत ही पसंद आ गया, बहुत इसको अच्छा लगने लगा। और अपने मृत्यु के लगभग 70 साल यानी काफ़ी लंबे समय तक इसने जो है इस गजनी में, इस क्षेत्र में जहाँ पर बंदी बना के लाया गया था, इस क्षेत्र में उसने निवास किया, उसने रहा। और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों की, बहुत सारे क्षेत्रों की यात्रा की, भ्रमण किया, बहुत सी चीज़ें किया और अपने यात्रा वृत्तांत का भी लिखा। और हमने ये भी कल का वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद नामक की एक पुस्तक की रचना की, जो कि आपकी अरबी भाषा में था। ठीक है, आपने इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। चलिए आप आगे चल के आगे सेशन के स्टार्ट में हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ते हैं। क्या कि इब्न बतूता कौन था, ये कहाँ कराने वाला था। देखिए इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का क्या, ये एक यात्री था। इब्न बतूता एक यात्री था। ये कहाँ था, ये जो था ये हमारा मोरक्को का
यात्री था, इसका जो जन्म है ये क्या तंजियर में हुआ था, वर्तमान तंजियर में इसका हुआ था। तो ये मेरको का यात्री था, इसका जन्म जो है, इसका जो जन्म है, इसका जो जन्म है वह तंजियर में हुआ था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिहला। रिहला नाम की उसने एक पुस्तक लिखी था जो अरबी भाषा में था, और अल बिरूनी द्वारा लिखा गया जो पुस्तक था वो फारसी भाषा में था। आप उसको एक बार जरा देख लीजिए किताब के माध्यम से, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन आप एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। तो इब्न बतूता द्वारा जो एक किताब लिखी गई थी, एक कृति लिखी गई थी, एक ग्रंथ कह सकते हैं लिखी गई थी, जिसको रिहला कहा जाता था, और ये क्या अरबी भाषा में था। और ये जो रिहला था जो इब्न बतूता ने लिखा था, यह कब लिखा, ये किस सन में लिखा था, ये 14वीं शताब्दी में लिखा था। यानी इब्न बतूता द्वारा 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया था जो कि अरबी भाषा में था। अब ये इब्न बतूता कौन था, ये मोरक्को का एक यात्री था। मोरक्को का क्या है, ये एक यात्री था और ये तंजियर में इसका जन्म हुआ था। अब सवाल उठता है कि ये जो रिहला है किसके बारे में क्यों पढ़े। देखिए ये रिहला इसके बारे में क्यों पढ़े, दो कारण से। पहला कारण ये है कि जो आपका यूपी बोर्ड जो 12वीं का जो पेपर होता है जिसमें आपका 10 नंबर का एमसीक्यू पूछता है, तो एमसीक्यू में हमेशा पूछता रहता है कि ये किताब उल हिंद किसने लिखा था, रिहला किसने लिखा था, या ये कृति किसकी है, इस कृति के लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के प्रश्न एमसीक्यू के रूप में पूछता है। और ये जो पहला चैप्टर है इसे 2 नंबर के एमसीक्यू निश्चित है, एकदम कंफर्म है। आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को उठा के देख लें, आपको इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है, अब लगातार पूछा जा रहा है। 2 एमसीक्यू तो पूछा जाता है इसलिए। और जो आप इस चैप्टर को जितनी भी कृतियां हैं, जितने भी यात्री हैं, इनकी कृतियों पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। प्लस 1 नंबर का जो सवाल है जो डेट बेट्स पर पूछता है कि इस डेट में क्या हुआ था, उस डेट में क्या होता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में मैंने कुछ डेट को लिखा है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और साइड में आप इधर भी कुछ डेट को आप देख सकते हैं। ये डेट मैंने इस वजह से लिखा है कि इस डेट से भी कुछ न कुछ यूपी बोर्ड आपका जो है प्रश्न पूछता है, बोर्ड प्रश्न पूछता है, इसलिए आपको परेशानी ना हो बोर्ड में। इस वजह से मैंने इन सभी चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैंने हैंड रिटन के रूप में मैंने लिख दिया है। उम्मीद करूंगा कि हमारी ये जो पहल है, हमारे द्वारा जो ये सेशन चलाया जा रहा है, आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता होगा, और आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी हुआ। इसलिए हम इस सेशन को चलाते हैं और हमारे द्वारा ये पूरा प्रयास किया जाता है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के दृष्टिकोण से आपको जो भी कंटेंट दिया जाए सही दिया जाए, उपयोगी दिया जाए, और पेपर में आप सफल हो, आप एक अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को आते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो इब्न बतूता जो था, ये मोरक्को का यात्री था। इसका जन्म जो है तंजियर में हुआ था और इसने एक पुस्तक लिखी थी। इसने जो है एक पुस्तक लिखी थी जो कि अरबी भाषा में था, जिसको हम रिहला कहते हैं। इसको आप जो नोट कर लीजिएगा। अब ये रिहला क्या था, देखिए जो इब्न बतूता था ये पढ़े लिखे यानी शिक्षित घर, आर्थिक रूप से मजबूत परिवार के घर से था। यानी इसके माता पिता शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे और आर्थिक रूप से मजबूत है, यानी पैसे की कोई समस्या नहीं थी, गरीब परिवार से नहीं था, एक अमीर परिवार से प्लस पढ़े लिखे परिवार से ये क्या था। बचपन से इसे यात्रा करने का बहुत शौक था और पुस्तक पढ़ने का भी बहुत शौक था। और इसने क्या था, कम उम्र में रूढ़ि शास्त्र और अन्य तरह की पुस्तकों को इसने पढ़ लिया था। अच्छा खासा इसने एक ज्ञान अर्जित कर लिया था, एक शिक्षा लिया था, यानी समझदार भी था, विद्वान भी था, शिक्षित भी था, सब कुछ था, माता पिता भी सब कुछ थे इसके। तो इसको था किताबें पढ़ने की ज़्यादा शौक थी और किताबों में वो किताबें ज़्यादा पढ़ता था जो अनुभव के आधार पर लिखा गया था। यानी किसी भी फील्ड में यदि कोई किताब अनुभव के आधार पर लिखा गया हो, विशेषकर यात्राओं के क्षेत्र में, यदि कोई व्यक्ति कोई यात्रा कर रहा है, यदि अपना यात्रा वृत्तांत लिख रहा है या यात्राओं पर संबंधित किसी भी तरह की कोई पुस्तक लिख रहा है, अगर वो पुस्तक व्यवहारिक रूप में है, अनुभव के आधार पर है, तो बहुत गहन रुचि लेकर ये क्या इब्न बतूता उस किताब को पढ़ता था। इसकी इतनी रुचि थी तो इब्न बतूता ने क्या किया, इब्न जो बतूता था इसकी रुचि थी और एक समय बाद इसने क्या, भारत, पूरे विश्व के बहुत सारे देशों की इसने यात्रा की। किन की देशों की यात्रा की अगर आप देखना चाहें तो इब्न बतूता जो है
सन 1332 से लेकर 1333 तक भारत के लिए प्रस्थान किया। यानी वर्ष 1332 से 33 के बीच इसने क्या भारत के लिए प्रस्थान किया, भारत में आने के लिए इसने प्रस्थान किया। लेकिन भारत से आने से पहले ये मक्का गया, कहाँ गया, ये मक्का गया, सीरिया गया, इराक गया, फारस गया, यमन गया, ओमान गया, और ऐसे ओमान गया। इन सभी रास्ते से घूमते हुए, यात्रा करते हुए ये भारत में पहुंचा और भारत में पहुंचा। फिर उसके साथ भारत के साथ साथ ये जो है मध्य एशिया का जो स्थल मार्ग है, मध्य एशिया से जो स्थल मार्ग है, ये सन 1333 में ये क्या सिंध पहुंचा। ये दिल्ली में भी आया, सिंध में भी आया, गुजरात में भी आया। और इसके साथ साथ जब ये दिल्ली में आया था, दिल्ली के बाद ये चीन भी गया, शायद रूस भी कह सकते गया था। इतने सारे देशों में ये जो है कौन, ये इब्न बतूता घुमा, इब्न बतूता इतने जगहों पर सैर किए, यात्रा की। और जब इन सभी चीज़ों पर यात्रा की तो जो भी इसके जीवन अच्छी चीज़ें घटी, जो भी बुरी चीज़ें घटी, जो भी चीज़ें देखा, चाहे धर्म हो, विज्ञान हो, शास्त्र हो, कला हो, मापतौल हो, गणित हो, कुछ भी हो, इन सभी चीज़ों को देखा, सभी चीज़ को महसूस किया, सभी चीज़ों को प्रयोग किया, कुछ चीज़ को अपनाया, कुछ चीज़ को छोड़ा, बहुत कुछ किया। अंत में उसको सबका एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू इसने लिया। बाद में जब ये अपने देश वापस लौटा तो जितने भी देशों में, जैसे भारत, ईरान, इराक, जितने भी देश में गया था, देख सकते हैं ना, लिखा ना, जितने भी देश में गए, जैसे मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, चीन, रूस, सिंध, जहाँ जहाँ भी गया था, जब अपने देश में ये लौटा तो वहाँ के एक स्थानीय शासक थे जिन्होंने इसको आदेश दिया कि आपने इतनी सारी यात्राएं की, पूरे विश्व में, पूरे मध्य एशिया में लगभग कई सारे देशों की यात्रा की। उसने निजी शासक थे, जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने क्या किया, निजी ने, स्थानीय शासकों ने ये उस आदेश दिया, एक सलाह दिया, जो भी आप कह सकते हैं, कि आप जो है अपने यात्राओं को क्या लिखाओ, कि क्या आपने देखा, संस्कृति कैसी थी, वेशभूषा कैसा था, लोगों का खान पान कैसा था, भाषा कैसा था, प्रशासन कैसा था, विज्ञान कैसा था, मापतौल कैसा था, विचारधारा कैसे थे। उसने क्या किया, एक पुस्तक लिखा जिसको का नाम दिया गया रिहाला। इसमें ऐसे बहुत, रिहाला जो था, ये रिहाला इसने लिखा। ये रिहाला जो था आपका 80 अध्याय, रिहाला था, यह आपका 80 अध्याय में बटा हुआ था, जिसमें विज्ञान है, गणित है, खगोल शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, हर तरह के विषयों का मापतोल है, सभी चीज़ों का इसने अच्छा खासा एक संकलन किया, इसमें लिखवाया, जिससे इस भारत नहीं बल्कि मध्य एशिया या एशिया में बहुत सारे देशों की क्या, यहाँ तक कि अफ्रीका के भी कुछ ऐसे देश है जहाँ पर इसकी रिहाला नामक पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। तो ये जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या मध्यकालीन विश्व का जो एशिया के क्षेत्र या अफ्रीका के क्षेत्र में इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास को जानने के लिए बहुत बड़ा स्रोत के रूप में इसको जाना जाता है। तो आप याद रखिए कि इब्न बतूता ने रिहाला लिखा, जो कि अरबी भाषा में था, और ये 14वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था। ये 80 अध्यायों में, 80 चैप्टर में था। ये बहुत बड़ा एक यात्री था। इसने जो है बहुत सारे देशों की यात्रा की। 1932-33 में ये भारत के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भारत से आने से पहले ये मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, ऐसे बहुत सारे देशों का क्या ये जो है यात्रा कर चुका। और वर्ष 1333 में ये सिंध पहुंचा। सिंध कैसे पहुंचा, ये जो है मध्य एशिया का जो स्थल मार्ग है, उससे क्या ये सिंध पहुंचा। और इसके साथ साथ सिंध के बाद कुछ समय बाद क्या इसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था। इसने सुन रखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है कला या साहित्य में बहुत ज़्यादा गहन रुचि रखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को, जो दिल्ली का शासक था उस समय, तो इसने सुन रखा था कि मोहम्मद बिन जो तुगलक है, जो दिल्ली के शासक है, ये कला और साहित्य में क्या विशेष, कला और साहित्य में क्या, कला और साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं। तो इनके पास पहुंचा, और जब उनके पास पहुंचा तो बातचीत हुआ, देखा। और मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक नहीं, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये क्या इसके विद्वानता से, इसकी जानकारी से, इसके योग्यता से प्रसिद्ध हुआ, और इसकी योग्यता से बहुत प्रसन्न हुआ। और इसको अचरज हो गया कि इतना विद्वान, इतना योग्य, इतना व्यक्ति कहीं देखा नहीं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने
जो इब्न बतूता था इसको क्या दिल्ली का काजी, काजी यानी न्यायाधीश, जो न्याय करने वाले, जो जज आप समझिए ऐसा। तो इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश, जज नियुक्त कर दिया। काफी लंबे समय तक ये जज के पद पर यानी काजी यानी न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहा। लेकिन कुछ समय बाद मोहम्मद बिन तुगलक और जो है इब्न बतूता में कि कुछ खटास आने जाता है। इब्न बतूता और जो मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों में कुछ खटास हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ गलत फहमियाँ होती है कि ये गलत करा, ऐसा करा, वैसा करा। और क्या होता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है ये क्या करता है, यह इब्न बतूता को क्या कैद कर लेता है, यानी कारखाने में डाल देता है। काफी लंबे समय तक जो इब्न बतूता होता है, जो इब्न बतूता होता है, इब्न जो बतूता होता है, इब्न जो बतूता होता है, यह इब्न बतूता कारखाने में रहता है, सॉरी कारागार में रहता है। जब बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती का एहसास होता है, या लगता है कि नहीं गलत मैं कर रहा हूँ, यह सही नहीं है, या उसको लगा कि हाँ कि वो सही है, तो उसने छोड़ दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है 1342 में, यानी 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर उसे एक पद दिया। और एक पद दिया किस कौन सा पद हुआ, राजदूत का पद दिया। और उससे आग्रह किया कि वह मंगोल शासक यानी चीन के जो मंगोल शासक है उनके क्या राजदूत बन के जाए। फिर वह चीन के लिए निकल पड़ता है। जब चीन के लिए जाता है तो बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, इन सभी क्षेत्रों का यात्रा करते हुए कुछ इस तरीके से क्या श्रीलंका, चीन, कुछ इस तरीके से यात्रा करते हुए चीन पहुंचता है। फिर चीन के बाद सॉरी जो पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र है, जो अफ्रीका के कुछ देश है, उन सभी देशों तक क्या ये जो है ये पहुंचता है और यात्रा करता है इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो है यात्रा करते समय कुछ बुराइयों का भी उल्लेख करता है। ये बताता है इब्न बतूता जब ये यात्रा करता है तो ये कारवां में चलता था। अब कारवां में क्या चलता था, इब्न बतूता अपने लेखकों में बताता है कि उस समय भारत या बहुत ही जगह पर यात्रा करना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा कठिन था। कठिन प्राकृतिक जो कारण थे वो तो थे, लेकिन कुछ मानवीय कारण जैसे डकैती होती थी, चोरी होती थी, लूटपाट होता था, इसकी वजह से यात्रा करना बहुत कठिन था। और यात्रा उस समय करने से लोगों को क्या डकैतों का सामना करना पड़ता, लोग उनकी डकैती करते थे दिन दहाड़े, और लोगों को अपने जान माल का नुकसान होता था। तो इसलिए ये क्या डकैती से बचने के लिए ये कारवां में यानी एक समूह में चलते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कारवां पे क्या होता था, आक्रमण होता था। आक्रमण नहीं, एक डकैते जो होते थे वो हमला करते थे और लोगों को जान से मार देते थे, क्योंकि डकैतों का ये लक्ष्य होता था कि डकैती करना। और डकैती करते समय बहुत सारे लोगों को क्या करते थे, मार देते थे। ऐसा एक घटना बतूता के साथ घटा। जब वो कारवां में चल रहा था तो बहुत सारे डकैतों ने उसके कारवां के ऊपर हमला किया, बहुत सारे लोगों को मार दे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए, कुछ बचे तो घायल अवस्था में बचे। और ये भी क्या घायल अवस्था में अपनी जान को बचाकर ये जो है इब्न बतूता जो है ये भागता है। तो बताता है कि भारत और विश्व में बहुत जगह यात्रा करना मानवीय कारण से भी सुरक्षित नहीं है, डकैतों का क्या सामना करना पड़ता है। तो आप जो है इब्न बतूता के बारे में कुछ चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री था, जन्म तेजियन में हुआ था। और इसने रिहला नामक अरबी भाषा में 14वीं शताब्दी में एक कृति लिखी। 1332 से 1333 ईस्वी तक भारत के लिए प्रस्थान किया। लेकिन भारत में प्रस्थान करने से पहले ये जो है मक्का है, सीरिया है, इराक है, फारस है, यमन है, ओमान है, ऐसे क्षेत्रों में क्या ये जो है यात्रा करते हुए 1333 में सिंध पहुंचा। ये कैसे, मध्य एशिया का रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। सिंध पहुंचने के बाद इसने क्या मोहम्मद बिन तुगलक को सुना कि कला और साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं, इनके पास पहुंचा और इनसे ये क्या विश्वास पत्र पर बैठा। इसने देखा मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत विद्वान है, काजी नियुक्त कर दिया दिल्ली का। कुछ समय बाद अनबन हुई और इसको कारागार में डाल दिया गया। फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि नहीं ये सही है, फिर उसको 1342 में, डेट याद रखिएगा, 1342 में उसको राजदूत बनाया गया और इसको क्या मंगोलियन चीन में भेज देगा कि भाई तुम जाओ मंगोल शासक चीन के पास जाओ। तो इन सभी चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और मैं कहूँगा कि ये जो चीज़ें मैंने जो
नीले मार्कर से जो मैंने हाईलाइट किया है, ये सभी चीज़ें जो है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें और मैं उम्मीद करूंगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, यदि चीज़ें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आसानी से आपको समझाने का मैं जो हूँ प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आगे देखिए, तो अल बिरूनी के बारे में हमने पढ़ लिया था, इब्न बतूता के बारे में पढ़ लिया था। अब कुछ आपको अन्य यात्री भी देखने मिलेंगे, जैसे अब्दुल रजाक समरकंदी, ये भी एक यात्री हुए। इनको याद रखिए कि अब्दुल रजाक समरकंदी ये भी यात्री हुए हैं, ये भी भारत में यात्रा की हैं। इनका यात्रा का जो समय होता है वो 1440 ईस्वी में होता है। फिर उसके बाद महमूद वली, ये भी क्या भारत में बड़े समय तक ये भी आए यात्रा करते हैं। और यहाँ तक कि जब ये यात्रा करते हैं तो भारत की कला संस्कृति से इतना प्रभावित होते हैं कि ये क्या करते हैं, कुछ समय के लिए ये सन्यासी बन जाते हैं, सन्यास को ग्रहण कर लेते हैं। जबकि उसकी तुलना में जो शेख अली हजीज थे, ये भारत में जाए तो यहाँ पर इन्होंने इसकी निंदा की है, ये दुखी हुए और भारत की क्या आलोचना की, क्योंकि इनका मानना था कि वो भारत में गए कि उनकी उस तरह से स्वागत नहीं हुआ, उस तरह से इनकी इज्जत नहीं हुआ, इत्यादि चीज़ें नहीं हुआ। तो भारत की क्या ये आलोचना करते हैं और ये भारत की कला एवं संस्कृति से बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हैं और जो है क्या करते हैं, ये सन्यासी कुछ समय तक बन जाते हैं। और अब्दुल रजाक रकमंदी ये भी क्या एक यात्री थे। तो ये बहुत सारे एक सेकंड रुके रहिए। ठीक है, तो ऐसे जो है बहुत सारे यात्री जो है आपको जो है दिखने को आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे आपको यात्री दिखने मिले, तो आप इनके डेट को, मैंने इन सभी यात्रियों को मैंने नाम इस वजह से लिखाया कि भी जो यात्री आए थे इनका आप डेट आप जो है याद रखिएगा, क्योंकि पेपर के में ये पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा, अब इसको याद रख लीजिए। अब चलिए फ्रांस के एक यात्री, अब जो है फ्रांस के एक यात्री के बारे में पढ़ लिए। देखिए फ्रांस के एक यात्री हैं जिनका नाम है, फ्रांस के एक यात्री जिनका नाम फ्रांसवा बनियर, जो 1500 ईस्वी में क्या फ्रांसवा बनियर जो 1500 ईस्वी में क्या, ये जो है फ्रांसवा बनियर जो 1500 ईस्वी में ये आते हैं। इनके बारे में कुछ यात्रा वृत्तांत है, इनके बारे में, भारत के बारे में कुछ चीज़ें जानने को हमको मिलती है, कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन क्या ये आते हैं, भारत का वर्णन क्या करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे। अभी इसके साथ साथ उनके समय कुछ अन्य और जो व्यक्ति थे उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है फ्रांसवा बनियर जो आते हैं 1500 ईस्वी में आते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो पुर्तगाली थे, यानी वास्को डी गामा, जो यूरोप और भारत के बीच में जो समुद्री मार्ग था उसका खोज कर लिया था। और उसके खोज के साथ साथ फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश ऐसे बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग क्या भारत में आना प्रारंभ कर दिए थे। जिसमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेसुइट रॉबर्टो नेबोली। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेसुइट रॉबर्टो नेबोली। अब जेसुइट रॉबर्टो नेबोली कौन थे? ये जो थे, जैसे मैंने बताया ना कि जब वास्को डी गामा ने जब भारत और यूरोप के बीच में जब समुद्री मार्ग की जब खोज कर लिया था, तो इससे क्या हुआ, बड़े समय पर डच, फ्रेंच, पुर्तगाली आने लगे। तो इसमें ये जो व्यक्ति आते हैं जिनका नाम जेसुइट रॉबर्टो नेबोलिस था, ये जब आते हैं, जब ये भारत में जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में क्या अनुवाद करते हैं। यानी भारतीय के जितने भी ग्रंथ होते हैं, बड़े पैमाने से जितने भी ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों क्या करते हैं, यूरोपीय भाषा में अनुवाद करते हैं। तो आप इनका जो नाम याद रखिएगा कि जेसुइट रॉबर्टो नेबोली जो क्या करते हैं, भारतीय ग्रंथों को
यूरोपीय भाषा में अनुवाद करते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप इन सभी चीज़ों का मैं कहूँगा एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के साथ इसको जो है लिख दें। ये सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए एकदम बहुत ज़्यादा आप कहें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी चीज़ें मैंने लिखा है ये बेकार या बकवास की चीज़ें नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए पेपर में काम देगा, आप इसे जो है नेगलेक्ट बिल्कुल ना करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे द्वारा इस सेशन में जो भी चीज़ें बताई गई हैं सारी चीज़ें आपके लिए काम के आई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के सेशन में इतना ही। आज का वीडियो केवल मात्र 25 मिनट का ही रहा, भले ही छोटा रहा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इब्न बतूता के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी वो सारी जानकारियाँ आपके लिए अच्छी थी, पेपर के दृष्टिकोण से उपयोगी रही होंगी और काम की रहेंगी। तो आप इसको नोट बनाते हुए चलिएगा। और उम्मीद करूंगा कि वर्ष 2024-25 के जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो बोर्ड पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये उपयोगी होगा। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। और सेशन को समाप्त करने से पहले एक बात आपको और बता दूं, डेली शाम 7 बजे यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए लाइव क्लास चलाई जाती है। आप किसी भी स्ट्रीम, आप किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप इतिहास लिए हो, भूगोल लिए हो, समाजशास्त्र लिए हो, अर्थशास्त्र लिए हो या नागरिक शास्त्र, डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास 500 विषयों की चलाई जाती है। समग्र तैयारी निःशुल्क कराई जाती है, PDF के साथ कराई जाती है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और चलिए फिर कल के वीडियो में, हम अगले वीडियो में जो हमारे फ्रांसीसी यात्री हैं फ्रांसवा बनियर, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और इनके साथ और भी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत का जो 1000 से लेकर 1700 तक का जो इतिहास रहा, जो यात्रियों के नज़रिए से जो हमारा इतिहास रहा, इसको जो है हम पढ़ेंगे और जानेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर से हम इसको देखते हुए चलेंगे। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो। और मैं डेली लाइव क्लास आप लोगों के लिए मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद करता हूँ। चलिए।